हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग जानने वाले हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के इतिहास के पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित कुल 65 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आप लोग के लिए यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित कुल जितना सारा दोस्तों ऑब्जेक्टिव का निचोड़ है वो सारा का सारा दोस्तों मैं लेकर आप लोग के लिए आ चुका हूँ, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। आप सभी को पता है कि आपके मैट्रिक बिहार बोर्ड का जो एग्जाम है वो दिन प्रतिदिन दोस्तों आप लोग के निकट आता ही जा रहा है और साथ ही दोस्तों आप लोग की तैयारी भी होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों घबराइए मत। अगर आप लोग मेरे इस वीडियो को लास्ट एंड तक देख लेते हैं, जो बच्चे इतिहास अगर ना भी पढ़े होंगे, अगर केवल मेरे इस वीडियो में बताए हुए कुल जितने सारे क्वेश्चन है पहले चैप्टर से लिए गए उन सभी क्वेश्चनों को दोस्तों अगर आप रिमेंबर कर लेते हैं तो समझिए कि दोस्तों आपका जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद पूरा का पूरा दोस्तों आपका क्लियर हो जाएगा। मैं यकीन के साथ कहता हूं दोस्तों कि आपके यूरोप के राष्ट्रवाद में जो आपके दोस्तों जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपके बनेंगे और बिहार बोर्ड में दोस्तों पूछे जाएंगे उनमें से दोस्तों कोई भी क्वेश्चन मेरे इस वीडियो में बिल्कुल भी मिस नहीं करेगा। मैंने सारा का सारा दोस्तों पूरा का पूरा फुल निचोड़ मैंने इस वीडियो में आप लोग को देने का प्रयास किया है। इसीलिए दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि मैंने केवल पहले चैप्टर से ही 65 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो में आप लोग के सामने बताने का प्रयास किया है। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। तो दोस्तों मैं लेकर चलता हूं सबसे पहले आप लोग को पहले प्रश्न पर। तो देख सकते हैं दोस्तों कि आप लोग का जो पहला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से, जैसा कि दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हैं। देखिए यहां पर दोस्तों कहा जा रहा है जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर किसने वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। ये दोस्तों आप लोग को बताना है। आपके सामने ऑप्शन दिए जा रहे हैं और आप लोग ऑप्शन को देखकर आप लोग दोस्तों बताइएगा कि आपका जो पहला का राइट ऑप्शन होगा वो कौन होगा। दोस्तों मैं बता दूं आप सभी को कि जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान करने वाला वो थे नेपोलियन। तो दोस्तों आपका पहला का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। आइए मैं लेकर चलता हूं आप लोग को दूसरे प्रश्न पर। देखिए दोस्तों दूसरा नंबर में आपका जो प्रश्न है इसमें आपसे कहा जा रहा है यूरोप की विजयी शक्तियों का गठन, यानी आपको दोस्तों बताया जा रहा है कि यूरोप की विजयी शक्तियों का जो गठन है वो वियना सम्मेलन में कितने ईस्वी में हुआ था। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आप लोग ऑप्शन को दोस्तों देख लीजिए और बताइए कि इन चारों में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा दूसरा का। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि दूसरा का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि दोस्तों जब 1817 ईस्वी में आपका जो वियना सम्मेलन हो रहा था तो उस समय यूरोप की विजयी शक्तियों ने क्या किया था, एक दूसरे के साथ मिलकर वियना सम्मेलन को संपादित किया था, जिसमें दोस्तों आपके फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और प्रसा भी सम्मिलित हैं। ठीक है, तो दूसरा का राइट ऑप्शन होगा 1817 ईस्वी में। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आइए लेकर चलते हैं मैं दोस्तों आप लोग को प्रश्न नंबर 3 पर। देखिए प्रश्न नंबर 3 में कहा जा रहा है आप लोग से यूरोप की विजयी शक्तियों का गठन किस स्थान पर हुआ था, आपको वो बताना है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यूरोप की विजयी शक्तियों का जो गठन हुआ था, जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन के क्या नाम था, तो उस सम्मेलन का नाम था दोस्तों वियना सम्मेलन। ठीक है, तो वियना जो सम्मेलन है दोस्तों वो जाहिर सी बात है कि आपको वियना में ही होगा, इसलिए दोस्तों आपका तीसरा का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, चौथा नंबर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। चौथा नंबर पर सबसे कहा जा रहा है ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे। आपको बताना है कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन थे। दोस्तों अगर आप लोगों ने पहला चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑस्ट्रिया का जो चांसलर थे वो थे दोस्तों मेटरनिक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि चौथा का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेटरनिक जो था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो इसे दोस्तों हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों देखिए 5 नंबर आप लोग से कहा जा रहा है वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। भाई जो वियना सम्मेलन हुआ था यूरोप के महाशक्तियों द्वारा, तो दोस्तों उस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए जा रहे हैं और आप लोग बताना कि वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। दोस्तों यहाँ पर मैंने कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके सामने लेकर मैं दोस्तों प्रस्तुत किया हूँ ये सारे के सारे दोस्तों आपके VVI है। इसमें से कोई भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि VVI नहीं है। अगर जो बच्चे मैट्रिक बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं वे दोस्तों मेरे इस वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप देख लेते हैं तो आपका पहला जो चैप्टर है इतिहास का यूरोप में राष्ट्रवाद वो पूरा का पूरा आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए मैं बता दूं दोस्तों कि आपका जो इसका राइट ऑप्शन होगा 5 नंबर का वो होगा दोस्तों पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना, यानी कि नेपोलियन के वजह से जो दोस्तों उथल पुथल हुआ था उसी को फिर से व्यवस्थित करने की दोस्तों बात की गई थी उस सम्मेलन में कि जो मतलब नेपोलियन ने बिगाड़ कर रख दिया था उसी को फिर से क्या किया जाएगा, उसको स्थगित किया जाएगा। तो यानी कहने का मतलब कि पुरातन व्यवस्था जो था दोस्तों उसको फिर से हमको क्या करना था, उसको स्थापित करना था।
इसीलिए बोल सकते हैं पुरातन का मतलब होता है पुराना, यानी नेपोलियन के पहले की जो व्यवस्था थी ना, उसी व्यवस्था को नेपोलियन के पतन के बाद जब हमारा सम्मेलन हुआ था, कहाँ पर, तो दोस्तों वियना सम्मेलन, ठीक है, यानी जो वियना में सम्मेलन हुआ था, उसमें दोस्तों ये बताया गया था कि पुरातन व्यवस्था की क्या करनी होगी, पुनर्स्थापना करनी होगी। तो आपका दोस्तों जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। आइए मैं लेकर चलता हूं आप लोगों को दोस्तों 6 नंबर प्रश्न पर। तो देखिए 6 नंबर प्रश्न में दोस्तों आपसे कहा जा रहा है वियना सम्मेलन में निम्न में से किन देशों ने भाग लिया था। दोस्तों वियना सम्मेलन में जो दोस्तों सम्मेलन हुआ था वो तो महाशक्ति द्वारा हुआ था, जो कि यूरोप की शक्तियां थी। तो दोस्तों आप लोग को पता है कि जो यूरोप है वो एक प्रकार का महादेश है। जैसे हम लोग का जो देश है वो है भारत, और इसका जो महादेश है वो है एशिया। उसी प्रकार से दोस्तों यूरोप के महादेशों द्वारा वियना सम्मेलन किया गया था, और आपको बताना है कि इस वियना सम्मेलन में किन किन देशों ने भाग लिया था। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि वियना सम्मेलन में भाग लेने वाले जो देश थे वो थे दोस्तों आपके ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया। यानी कि दोस्तों आपके 6 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिएगा ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया देशों ने क्या किया था, वियना सम्मेलन में भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग यहां पर सिलेक्ट कर लेते हैं। चलते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न पर। तो देखिए दोस्तों 7 नंबर आप लोग से कहा जा रहा है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों ये आपकी बुक से नहीं लिया गया क्वेश्चन है, कोई भी दोस्तों बुक से बाहर क्वेश्चन नहीं है। तो आप लोग बताना दोस्तों कि इटली एवं जर्मनी जो है वर्तमान में मतलब इस समय किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जिस प्रकार से आपका भारत एशिया महादेश के अंतर्गत आता है, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आपका जो इटली और जर्मनी है वो आपको यूरोप महादेश के अंतर्गत में आता है इस वर्तमान समय में। इसलिए 7 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को ही हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। आइए लेकर चलता हूं मैं दोस्तों आप लोगों को 8वें नंबर प्रश्न पर। देखिए 8वें नंबर प्रश्न में आप लोग से कहा जा रहा है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। यानी जब वियना कांग्रेस हो चुका था, यानी वियना सम्मेलन हो चुका था, दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि वियना कांग्रेस और वियना सम्मेलन ये दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं है, अपितु ये दोनों दोस्तों एक दूसरे के समान ही है। यानी कहीं कहीं वियना सम्मेलन को ही वियना कांग्रेस के नाम से संबोधित किया जाता है। तो दोस्तों जब वियना सम्मेलन हुआ था तो वियना सम्मेलन के फलस्वरूप फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि वियना सम्मेलन के फलस्वरूप फ्रांस में जिस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी उस शासक वंश का नाम था बुर्बो वंश। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग याद रखना कि फ्रांस में बुर्बो वंश का जो शासक वंश की जो पुनर्स्थापना थी वो दोस्तों वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो दोस्तों 8 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पर। देखिए 9 नंबर दोस्तों आप लोग से कहा जा रहा है बुर्बो वंश के सम्राट कौन थे। यानी आपको बताना है कि जो बुर्बो वंश के जो सम्राट थे, जो वहां के राजा थे, वो कौन थे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि बुर्बो वंश के जो सम्राट थे वो थे दोस्तों फर्डिनेंड। कौन थे, तो फर्डिनेंड थे। तो 9 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा, और जो बच्चे को पता नहीं होगा वे बच्चे क्या करेंगे, कॉपी कलम को दोस्तों अपने साथ रखेंगे और कॉपी पर जो जो आपको ऑब्जेक्टिव पता नहीं है मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप लोग उसे उतार लीजिएगा और रिमेंबर कर लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आपके पहला चैप्टर में कोई भी ऑब्जेक्टिव आपसे छूता ना रहे जो आपकी परीक्षा में आए, तो दोस्तों बिल्कुल आपसे मिस ना कर पाए। ठीक है, क्योंकि मैं दोस्तों ये नहीं बता सकता कि कौन सा VBI है कौन सा VBI नहीं है। इसमें दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन ही आपके VBI होंगे, कौन पूछ देगा ये कोई दोस्तों बता नहीं सकता है। चलते हैं हम लोग 10 नंबर प्रश्न पर। देखिए 10 नंबर प्रश्न में दोस्तों आप लोग से कहा जा रहा है संवैधानिक घोषणा पत्र कब जारी किए गए। ठीक है, संवैधानिक कहने का मतलब जो संवैधानिक का मतलब होता है समान विधान वाला, यानी जो दोस्तों जो भी मतलब विधियां होंगी, जो विधान होंगी वो सबके लिए एक समान ही होगी। तो जो संवैधानिक घोषणा पत्र है वो कब जारी किया गया था आपको वो बताना है, वो समय बताना है। तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि संवैधानिक घोषणा जो पत्र है वो जारी किया गया था 2 जून 1814 ईस्वी में। यानी 10 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। कितना, तो 2 जून और 1814 ईस्वी में जारी किया गया था। ठीक है, चलते हैं 11 नंबर पर। देखिए 11 नंबर प्रश्न आप लोग से कहा जा रहा है बुर्बो वंश के पतन के बाद, यानी जब बुर्बो वंश का साम्राज्य समाप्त हो गया, जब बुर्बो वंश का पतन हो गया तो उसके बाद फ्रांस की राजगद्दी किस वंश को सौंपी गई। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग सोच कर अच्छे से बताइएगा कि बुर्बो वंश के पतन
पतन यानी बुर्बो वंश के समाप्ति के बाद जो फ्रांस की राजगद्दी थी भाई वो किसी ना किसी को तो सौंपी गई होगी, तो किसको सौंपी गई है उसी को दोस्तों आप लोग को बताना है। तो दोस्तों मेरा देर किए मैं आप लोग को बताता हूं कि 11 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों ऑर्लिया वंश को ही क्या किया गया था, फ्रांस की राजगद्दी को सौंपा गया था। ठीक है, तो 11 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोस्तों बुर्बो वंश के पतन के बाद आपका जो अगला राजगद्दी था फ्रांस की वो ऑर्लिया वंश को ही दिया गया था। ठीक है, चलते हैं 12 नंबर पर। देखिए 12 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। विरुद्ध मतलब कहने का मतलब कि इटली और जर्मनी को बिल्कुल भी एकीकरण वो नहीं होने देना चाहता था। वो सोचता था कि इटली और जर्मनी का बिल्कुल भी एकीकरण मतलब इटली और जर्मनी एक साथ बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, तो इसको मतलब कि अवरुद्ध करने में, इसके विरोध में कौन सा देश था, आपको उस देश का नाम बताना है। तो दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को कि आपका जो मेटरनिक था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, और वो दोस्तों जो ऑस्ट्रिया का चांसलर जो मेटरनिक था वो बिल्कुल भी दोस्तों अच्छा शासक नहीं था। वो हमेशा दोस्तों ये सोचता था कि मैं क्या करता रहूं, अपने शासन काल की व्यवस्था को नियत बना कर रखा करूं। ठीक है, वो ये सोचा करता था। तो दोस्तों इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में अगर कोई था तो वो था दोस्तों ऑस्ट्रिया, इसलिए 12 को जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी था। आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा कौन, तो ऑस्ट्रिया। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पर। तो देखिए दोस्तों 13 नंबर में आप लोगों से कहा जा रहा है ऑर्लिया वंश के सम्राट कौन थे। अब देखिए जब ऑर्लिया वंश को फ्रांस की राजगद्दी सौंपी गई थी तो उस वंश के जो सम्राट थे वो कौन थे, आपको उनका नाम बताना है। तो दोस्तों मैं बता दूं आप सभी को कि ऑर्लिया वंश के जो सम्राट थे वो थे लुई फिलिप। जी हाँ दोस्तों 13 को जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लुई फिलिप जो थे वो ऑर्लिया वंश के सम्राट थे। ठीक है, 14 नंबर में चलते हैं। देखिए 14 नंबर में दोस्तों आप लोग से कहा जा रहा है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जिसने किया था आपको उसका नाम फटाफट बताना है। जो बच्चे पाठ का तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से कर चुके होंगे वो दोस्तों बता भी दिए होंगे कि 14 का जो राइट ऑप्शन होगा कौन होगा। तो दोस्तों जल्दी से बताइए बिना देर किए कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो दोस्तों जर्मन राइन राज्य का निर्माण करने वाले थे नेपोलियन बोनापार्ट, यानी कि 14 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 15 नंबर देखिए दोस्तों 15 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है गीजो को प्रधानमंत्री कब नियुक्त किया गया, यानी दोस्तों आपको समय बताना है यहाँ पर कि जब गीजो प्रधानमंत्री बने थे तो कितना ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि गीजो को प्रधानमंत्री जब बनाया गया था वो बनाया गया था दोस्तों आपको 1840 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि 1840 ईस्वी में गीजो क्या हुए थे, प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। तो 15 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। आइए चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पर। देखिए दोस्तों 16 नंबर प्रश्न में आप लोग से कहा जा रहा है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो दोस्तों आपको बताना है कि मेजनी जिस संगठन से जुड़े हुए थे उस संगठन का नाम क्या था। तो दोस्तों आप लोगों ने मेजनी के बारे में भली भांति परिचित आप लोग हुए होंगे जब आप लोग दोस्तों पढ़े होंगे। तो दोस्तों जो मेजनी था वो बहुत ही अच्छा शासक था और वो दोस्तों इटली का एकीकरण करना चाहता था, लेकिन दोस्तों उसका जो प्रयास था वो विफल होता जा रहा था, यानी कि वो इटली का एकीकरण करने में बार बार दोस्तों वो असमर्थ हो जा रहा था, क्योंकि उसके इटली के एकीकरण करने में सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया था जहां का चांसलर कौन था, तो मेटरनिक। और दोस्तों मेजनी जो था वो जिस संगठन से जुड़ा हुआ था उस संगठन का नाम था कार्बोनरी। जी हाँ दोस्तों आप लोग याद रखना कि कार्बोनरी संगठन से जुड़ा हुआ जो बंदा था उसका नाम था मेजनी, यानी 16 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आइए मैं चलता हूं लेकर आप लोगों को 17 नंबर प्रश्न पर। देखिए 17 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है यंग इटली। दोस्तों कहीं कहीं आप लोग को क्वेश्चन में पूछ देगा युवा इटली, यंग इटली युवा इटली दोनों एक ही चीज होता है। यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने की, यानी यंग इटली जो संस्था थी उसकी स्थापना करने वाले कौन थे। तो दोस्तों इसके स्थापना करने वाले थे कौन 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 कौन, जल्दी बताइएगा। तो दोस्तों इसके स्थापना करने वाले थे मेजनी, यानी 17 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए को ही हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। अगला देखिएगा 18 नंबर पर। इसमें दोस्तों कहा जा रहा है यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किसने किया था। यंग यानी कहीं कहीं दोस्तों इसमें पूछा जा सकता होगा आप लोग से कि युवा यूरोप नामक संस्था का गठन किसने किया था, उसका आपको नाम बताना है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि यंग इटली और यंग यूरोप ये दोनों को दोनों जो संस्था था उसका गठन करने वाले कोई और नहीं था दोस्तों, वो थे आपके मेजनी। तो इसलिए 18 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को ही हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, कौन, तो मेजनी। देखिए 19 नंबर में आप लोग से क्या कहा जा रहा है, 19 नंबर में दोस्तों आप लोग से कहा जा रहा है यंग इटली नामक संस्था की स्थापना कब हुई थी। यानी आपको बताना है कि जो संस्था बना था ना यंग इटली
नामक संस्था जिसको बनाने वाले थे मेजनी, तो उस संस्था की जो स्थापना थी वो कब हुई थी आपको वो बताना है दोस्तों ईस्वी। तो दोस्तों 19 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की गई थी। इसलिए 19 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं 20 नंबर पर। देखिए दोस्तों 20 नंबर प्रश्न में आप लोग से कहा जा रहा है इटली के दो राज्य सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था। ठीक है, इटली के दो प्रांत था, दो राज्य था जिसका नाम था सर्डिनिया और पिडमाउंट, और इन दोनों राज्यों का जो शासक था वो कौन था दोस्तों आप ही को बताना है। तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि सर्डिनिया पिडमाउंट का जो शासक था वो थे चार्ल्स अल्बर्ट। इसलिए दोस्तों 20 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन, तो चार्ल्स अल्बर्ट। ठीक है, एल्बर्ट भी दोस्तों कहीं के लिखा था है, लेकिन चार्ल्स अल्बर्ट एल्बर्ट दोनों एक ही चीज होता है। ठीक है, 21 नंबर में दोस्तों चलते हैं। 21 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है यहां पर कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ, यानी कि दोस्तों कार्बोनरी संगठन से कौन जुड़े हुए थे, मेजनी। और दोस्तों आप लोग बताना है कि जो कार्बोनरी संगठन जो था वो किस वर्ष हुआ था, आपको दोस्तों उस वर्ष का नाम बताना है। तो 21 का जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं बताइए आप लोग जल्दी दोस्तों गेस कीजिए कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो सकता है। तो दोस्तों मैं बता दूं बिना समय को दोस्तों यहां पर गैप किए कि 21 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1810 ईस्वी। 1810 ईस्वी में ही कार्बोनरी संगठन का दोस्तों स्थापना किया गया था। ठीक है, तो 21 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। चलते हैं 22 नंबर प्रश्न पर। देखिए दोस्तों 22 नंबर प्रश्न में आप लोग से कहा जा रहा है काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया। दोस्तों आपको बताना है कि जो विक्टर एमेनुएल है उन्होंने काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया था। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि विक्टर जो इमेनुएल थे उन्होंने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। किस पर, तो प्रधानमंत्री के पद पर। तो 22 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आपके इटली के एकीकरण में काउंट काबू का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, और इन्होंने दोस्तों इटली के एकीकरण करने हेतु बहुत से कूटनीति भी दोस्तों उन्होंने चली थी, इसलिए दोस्तों इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा इटली का एकीकरण करने में। तो याद रखिएगा कि आपका जो काउंट काबूर थे उनको दोस्तों किस पद पर नियुक्त किया गया था, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 23 नंबर में चलते हैं। देखिए 23 नंबर दोस्तों कहा जा रहा है चार्ल्स अल्बर्ट के पराजय के बाद, यानी जब वो हार गया था, ठीक है, जब उसकी पराजय हो चुकी थी तब सार्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक कौन बना था। दोस्तों मैंने आप लोग को अभी बताया कि सार्डिनिया पिडमाउंट का जो शासक था वो था चार्ल्स अल्बर्ट, और जब उसकी पराजय हो गई, जब वो हार गया, तो उसके बाद उस क्षेत्र का कोई ना कोई तो शासक बनेगा। तो जो नया शासक बना था उसका नाम क्या है आपको वो बताना है। तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि सार्डिनिया पिडमाउंट का जो नया शासक था, नया जो सम्राट था, वो था दोस्तों विक्टर एमेनुएल, जिन्होंने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बनाया था। तो 23 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसी को हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, याद रखिएगा सार्डिनिया और पिडमाउंट का जो नया शासक था वो थे विक्टर एमेनुएल। 24 नंबर पर देखिए दोस्तों, 24 नंबर आप लोग से क्या कहा जा रहा है, काबूर ने इटली के किन दो प्रांतों को फ्रांस को देने का आश्वासन दिया। ठीक है, यानी जो काउंट काबूर थे उन्होंने इटली का ऐसा कौन सा दो क्षेत्र था, ऐसा कौन सा दो प्रांत था जिसे फ्रांस को देने का आश्वासन उन्होंने दिया था। ठीक है, यानी दोस्तों उन्होंने ये सोचा था कि अगर इटली के दो प्रांत को खोकर संपूर्ण इटली का अगर एकीकरण किया जा सकता है तो उसके लिए हमें बिल्कुल भी उदास नहीं होना चाहिए। इसके लिए दोस्तों इटली वालों ने बहुत उनका विरोध भी किया था कि आप इटली के इन दो प्रांतों को क्यों सौंप रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है कि उन्होंने फ्रांस को अपने इटली के जो दो प्रांत दिए थे उन प्रांतों के नाम क्या है। तो मैं दोस्तों बता दूं उनका नाम है नीस एवं सेवाएं, यानी नीस एवं सेवाओं को देने के लिए ही फ्रांस को क्या किया था, आश्वासन दिया था। तो 24 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा नीस एवं सेवाएं, यानी 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर पर देखिए दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे, आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो गैरीवाल्डी थे बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कितना बार ये मैट्रिक बोर्ड में पूछा जा चुका है, कितनी बार दोस्तों। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर दे भी दिए होंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप इसको देने में दोस्तों गड़बड़ा जाए तो समझिए कि आपका तैयारी अच्छी नहीं है, इसलिए अच्छे से आप लोग दोस्तों तैयारी कर लीजिएगा। देखिए पूछा है कि पेशा यानी कि जो व्यापार था वो काची था। तो दोस्तों गैरीवाल्डी का जो व्यापार था, जो पेशा था, वो था दोस्तों नाविक, यानी ये नाव चलाने वाले थे। इसलिए 25 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं 26 नंबर पर। देखिए 26 नंबर में कहा जा रहा है रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया। आपको बताना है कि रक्त एवं लौ की नीति का जो अवलंबन था वो करने वाले कौन थे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन करने वाले थे बिस्मार्क। इसलिए 26 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी।
तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। रक्त एवं लौह की नीति जैसे ही आप लोग दोस्तों यहाँ पर लाइएगा तो बिस्मार्क का ही नाम लिया जाता है, जो कि दोस्तों काफी चर्चित है और कितनी बार मैट्रिक बार बोर्ड में इससे दोस्तों पूछा भी जा चुका है। चलते हैं 27 नंबर पर। देखिए 27 नंबर में कहा जा रहा है गैरिबाल्डी ने दक्षिणी इटली के किन दो प्रांतों को अपने सैन्य बल से जीता था। दोस्तों आप लोगों ने अभी जाना कि जो गैरिबाल्डी थे वो पेशे से एक प्रकार के नाविक थे और दोस्तों उन्होंने अपने सैन्य बल यानी उनके साथ जो भी नाव चलाने वाले रहते थे या जो मछली मारने वाले मछुआरे रहते थे या जो किसान थे, उन्हीं को दोस्तों उन्होंने क्या किया था, अपनी सेना बना ली थी। मतलब अपने सैन्य बल से ही दोस्तों उन्होंने दक्षिणी इटली के 2 प्रांतों को जीत लिया था और बाद में दोस्तों इन्हीं दोनों प्रांतों को उन्होंने प्रधानमंत्री काउंट काबूर को सौंप भी दिया था, जिससे दोस्तों गैरिबाल्डी के बहुत ही चर्चा की जाती है और इनको दोस्तों बहुत ही महान योगदान भी रहा है इटली के एकीकरण में। इसीलिए इनकी जो जीवनी है उनको लिखने वाले थे लाला लाजपत राय, उन्होंने ही दोस्तों गैरिबाल्डी की जीवनी भी लिखी थी। तो आपको ये बताना है कि दक्षिणी इटली के 2 प्रांतों को जो उन्होंने जीता था उन 2 प्रांतों का क्या नाम है। तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि उन 2 प्रांतों का नाम है सिसिली तथा नेपल्स। याद रखिएगा सिसिली तथा नेपाल। 27 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। चलते हैं 28 नंबर पर। देखिए 28 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है हंगरी की राजधानी निम्न में से होगा। आपको बताना है कि हंगरी की भाई राजधानी क्या है। तो दोस्तों हंगरी की जो राजधानी है वो है बुडापेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। 29 नंबर में देखिए दोस्तों 29 नंबर में कहा जा रहा है गैरिबाल्डी की जीवनी किसने लिखी थी। दोस्तों गैरिबाल्डी की जीवनी लिखने वाले कोई और नहीं, मैंने आप लोग को अभी बताया कि गैरिबाल्डी की जो जीवनी थी उनको लिखने वाले थे लाला लाजपत राय। इसलिए 29 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। लाला लाजपत राय ने ही गैरिबाल्डी की जीवनी को लिखा था, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 29 नंबर का। 30 नंबर देखिए दोस्तों कहा जा रहा है काबूर मर गया। देखो काबूर की मृत्यु कब हुई, आपको बताना है कि जो काउंट काबूर थे उनकी जो मृत्यु है वो कितने ईस्वी में हुई थी, आपको बताना है। तो दोस्तों 30 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1862 ईस्वी में जो काबूर थे वो इस धरती को छोड़कर चले गए थे। ठीक है, यानी 30 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, बहुत मेहनत किए थे इटली के एकीकरण में, याद रखिएगा आप लोग। 31 नंबर में देखिए दोस्तों 31 नंबर में कहा जा रहा है इटली का संपूर्ण एकीकरण कब संपन्न हुआ। यानी इन महान दोस्तों नेताओं के कारण जो इटली का एकीकरण था वो पूरी तरीके से संपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका था, लेकिन कितना ईस्वी में हुआ था ये आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि इटली का जो संपूर्ण एकीकरण है वो हुआ था दोस्तों 1871 ईस्वी में। इसलिए 31 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पर हम लोग 32 नंबर में। 32 नंबर में कहा जा रहा है रोम को इटली की राजधानी किस शासक ने बनाई थी। यानी आप सभी को पता है दोस्तों कि इटली की जो राजधानी है वो होती है रोम, लेकिन रोम को इटली की राजधानी बनाने वाले थे कौन, किस शासक ने बनाया था, आपको उसका नाम बताना है। तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि रोम को इटली की राजधानी बनाने वाले थे विक्टर इमैनुअल, यानी कि दोस्तों विक्टर इमैनुअल क्या होंगे 32 के राइट ऑप्शन हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग किस पर, तो 33 नंबर पर। परासा का चांसलर कौन था, बताना है दोस्तों आप लोग को कि परासा का जो चांसलर था वो कौन था। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि परासा का जो चांसलर था वो थे दोस्तों बिस्मार्क, यानी 33 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। कौन थे, तो बिस्मार्क थे, याद रखिएगा, बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। ठीक है, जिस प्रकार से ऑस्ट्रिया के चांसलर थे मेटरनिक, उसी प्रकार से परासा के चांसलर थे बिस्मार्क। अगला चलते हैं 34 नंबर में। देखिए दोस्तों 34 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है निम्न में से दमनकारी कानून कौन सी है। आपको बताना है भाई कि दमनकारी जो कानून है वो निम्न में से कौन होगा। तो दोस्तों दमनकारी जो कानून है वो निम्न में से होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्लसवाद के आदेश। कार्लसवाद के जो आदेश है वही दोस्तों दमनकारी कानून के नाम से जाना जाता है। इसलिए 34 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसी को दोस्तों हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। आइए बात करते हैं 35 नंबर पर। 35 नंबर में कहा जा रहा है जालवेरिन कैसी संस्था थी। आपको बताना है कि जो जालवेरिन थी वो संस्था थी तो कैसी थी। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि जो जालवेरिन जो संस्था थी वो थी दोस्तों एक प्रकार के व्यापारियों की, इसलिए व्यापारियों की जो दोस्तों संस्था है उसे हम लोग जालवेरिन के नाम से जानते हैं। तो 35 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसी को दोस्तों हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। 36 नंबर में बात करते हैं। देखिए 36 नंबर में दोस्तों कहा जा रहा है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का अंत कर दिया। आपको उस युग का नाम बताना है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति में जिस युग का अंत हुआ था उस युग का नाम है दोस्तों मेटरनिक युग, यानी कि 36 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को दोस्तों आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं हम लोग
36 नंबर के बाद 37 नंबर पर देखिए 37 नंबर दोस्तों आप लोग से कहा जा रहा है सेडोवा का युद्ध निम्न में से किन दो देशों के बीच हुआ था। यानी सेडोवा का जो युद्ध हुआ था वो किन दो देशों के बीच हुआ था, उन दो देशों का दोस्तों आपको नाम यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों सेडोवा का युद्ध में भाग लेने वाले जो दोस्तों दो देश थे आपके वो थे दोस्तों ऑस्ट्रिया और प्रसा। यानी 37 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 38 नंबर पर बात करते हैं। देखिए 38 नंबर पर दोस्तों कहा जा रहा है सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ था। यानी आपको बताना है कि सेडोन का जब युद्ध हुआ था तो किन दो देशों के बीच हुआ था। तो दोस्तों सेडोन का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच। इसलिए 38 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग क्या करते हैं सेलेक्ट कर लेते हैं। 39 नंबर दोस्तों कहा जा रहा है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो भाई इसी का जस्ट उल्टा है कि 1870 ईस्वी में क्या हुआ था, सेडोन का युद्ध हुआ था। और जो सेडोन का युद्ध हुआ था वो फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। और पूछा जा रहा है कि 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो भाई मोरे सेडोन हुआ था। तो 39 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं 40 नंबर में पूछा जा रहा है बिस्मार्क निम्न में से क्या था। आपको बताना है कि जो बिस्मार्क थे वो निम्न में से क्या थे। आपको दोस्तों इन चारों ऑप्शनों को देखकर बताना है। तो मैं बता दूं आप सभी को कि जो बिस्मार्क थे वो थे दोस्तों कूटनीतिज्ञ। ठीक है, यानी 40 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि नाटककार यानी कोई नाटक तो करते ना थे। ठीक है, कवि तो थे ना कुछ लिखने वाले और गायक तो थे ना जो कि गा सके, जिसको हम लोग संगीतज्ञ बोल सकें। इसीलिए 40 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कूटनीतिज्ञ। याद रखिएगा क्या, तो कूटनीतिज्ञ। चलते हैं 41 नंबर पर। देखिए दोस्तों 41 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है हंगरी की भाषा क्या थी। तो दोस्तों हंगरी की जो भाषा थी वो था आपका मैग्यार। कौन था, तो मैग्यार था। तो 41 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। बात करते हैं 42 नंबर पर। देखिए 42 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। आपको दोस्तों वो समय बताना है कि जिस समय फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी वो समय दोस्तों क्या है। तो दोस्तों आपके 42 का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1871 ईस्वी में। तो 42 का राइट ऑप्शन होगा 1871 ईस्वी में ही फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को क्या करते हैं सेलेक्ट कर लेते हैं। बात करते हैं 43 नंबर प्रश्न पर। देखिए दोस्तों 43 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है बिस्मार्क निम्न में से किनके विचारों से प्रभावित है। यानी कि इन चारों में से ऐसा कौन था जिनके विचारों से वो काफी प्रभावित हो चुके थे। दोस्तों यहाँ पर हो सकता है आप लोगों को थोड़ा धुंधला दिखे, हमबोल्ट है। यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, तो हमबोल्ट है। तो आपको बताना है कि वो किनके विचारों के दोस्तों प्रभावित हैं। तो दोस्तों 43 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हीगल के विचारों से वे प्रभावित है। इसलिए 43 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 44 नंबर में। देखिए 44 नंबर में दोस्तों आप लोग से पूछा जा रहा है जलवाराइन की स्थापना किस राज्य ने की। जिस राज्य ने दोस्तों इसकी स्थापना की है आपको उस राज्य का नाम बताना है कि जलवाराइन की स्थापना करने वाला कौन सा राज्य था। तो दोस्तों 44 का राइट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी जो प्रसा था उन्होंने जलवाराइन की स्थापना किया था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। 45 नंबर प्रश्न दोस्तों आप लोग से पूछा जा रहा है मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी। यानी कि दोस्तों ये किसी ना किसी देश का दोस्तों ये प्रतीक है। कौन, तो मारियान। और आपको बताना है कि ये जो मारियान जो आपका प्रतीक है वो किस देश का है, आपको उस देश का नाम बताना है। तो दोस्तों 45 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूस देश का दोस्तों क्या था, यह राष्ट्रवाद का प्रतीक था। कौन, तो मारियान। इसलिए इसको दोस्तों हम लोग क्या करते हैं सेलेक्ट कर लेते हैं। कौन, तो 45 का ऑप्शन नंबर बी। यहां पर चलते हैं 46 नंबर प्रश्न पर। देखिए 46 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो यूरोपीय सभ्यता का पालना है वो किस देश को कहा जाता है। ठीक है, आपको उस देश का नाम बताना है। तो दोस्तों 46 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यूनान को ही कहा जाता है यूरोपीय सभ्यता का पालना। इसलिए हम लोग दोस्तों यूनान को ही सिलेक्ट करेंगे। यूरोप जो दोस्तों वो भी य से ही स्टार्ट होता है और जो यूनान है वो भी दोस्तों आपका य से ही स्टार्ट होता है।
इसलिए आप लोग ट्रिक के आधार पर ही याद रखिएगा कि यूरोपीय सभ्यता का जो पालना है वो होगा आपका यूनान। ठीक है, चलते हैं 47 नंबर पर। देखिए 47 नंबर प्रश्न में दोस्तों आप लोग से कहा जा रहा है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए। यानी ये कसम खा लिए थे कि हमको जर्मनी का एकीकरण करके ही रखना है, यानी इसके लिए कितना भी युद्ध क्यों ना करना पड़े पर हम जर्मनी का एकीकरण करके ही रहेंगे तो रहेंगे। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए जो बिस्मार्क भाई साहब थे उन्होंने कितना बार युद्ध किया था। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बिस्मार्क थे उन्होंने दोस्तों 3 बार युद्ध किया था। इसलिए आपके 47 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यानी वो हार नहीं माने थे, युद्ध दोस्तों अपना जारी रखे थे और लास्ट में दोस्तों उन्होंने अपने मेहनत बलिदान और त्याग के आधार पर दोस्तों उन्होंने जर्मनी का एकीकरण कर दिया। अब चलते हैं हम लोग 48 नंबर प्रश्न पर। देखिए 48 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है उसका जो जन्म है वो दोस्तों कहाँ से माना जाता है। ठीक है, कि राष्ट्रवाद का जो क्या होना चाहिए वो अवधारणा हमारे अंदर उत्पन्न होनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो अवधारणा है वो माना जाता है पुनर्जागरण घटना से। यानी 48 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। कहाँ से, तो पुनर्जागरण घटना से। ठीक है, अब चलते हैं 49 नंबर पर। 49 नंबर भाई मोरे कहा जा रहा है हितेरिया फिलाई नामक संस्था की स्थापना किस स्थान पर की गई। आपको उस स्थान का नाम बताना है। तो दोस्तों 49 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा दोस्तों ओडेसा। याद रखिएगा ओडेसा फोडेसा नहीं, कौन, तो ओडेसा। तो 49 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसी को दोस्तों हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं 50 नंबर पर। 50 नंबर में दोस्तों कहा जा रहा है निम्न में से इंग्लैंड का महान कवि कौन थे। भाई इंग्लैंड के सबसे महान कवि थे भाई बोले, तो आपको बताना है उसका नाम कि इंग्लैंड के महान कवि कौन थे। तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि इंग्लैंड के जो महान कवि थे वो थे लॉर्ड बायरन। तो इसीलिए 50 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, 51 नंबर देखिए दोस्तों कहा जा रहा है लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। आपको दोस्तों उस सेनानी का नाम बताना है कि लाल कुर्ती का गठन करने वाले कौन थे। तो 51 का दोस्तों आप लोग बताना कि राइट ऑप्शन कौन होगा। तो मैं आप लोग को बता दूं कि 51 का राइट जो ऑप्शन होगा वो होगा गैरीबाल्डी। यानी लाल कुर्ती का गठन करने वाले जो दोस्तों आपके शासक थे, जो सेनानी थे, वो थे दोस्तों आपके गैरीबाल्डी। शासक तो नहीं बोलेंगे, सेनानी यहाँ पर हम लोग बोलेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। 52 नंबर प्रश्न दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इसमें पूछा जा रहा है नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। दोस्तों आपको वो समय बताना है जिस समय नेपल्स की क्रांति की गई थी। तो दोस्तों नेपल्स की क्रांति तो जो थी वो हुई थी आपको 1821 ईस्वी में। इसलिए 52 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 53 नंबर प्रश्न आपसे कहा जा रहा है विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। जो विलियम फर्स्ट था वो कहाँ का रहने वाला शासक था, उस देश का आपको नाम बताना है। देश आपके सामने दिए जा रहा है, इन चारों देशों में से जल्दी से फटाफट बताइए कि वो कौन सा देश है जहाँ का शासक विलियम फर्स्ट यानी विलियम प्रथम था। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि वो दोस्तों जो शासक था वो था प्रसा का। इसलिए 53 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। या तो हम लोग प्रसा को ही क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है 54 नंबर में एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष से पारित हुआ, उस वर्ष का नाम हमको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं, आप लोग ऑप्शन देकर बताइए दोस्तों कि किस वर्ष एक्ट ऑफ यूनियन को पारित किया गया था। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि जिस वर्ष एक्ट ऑफ यूनियन को पारित किया गया था उस वर्ष का दोस्तों नाम है 1707 में, यानी 1707 ईस्वी में। तो 54 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर 55 नंबर प्रश्न पे। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई। यानी जो एड्रियानोपुल की जो संधि हुई थी वो जिस देश के साथ भी हुई थी उस देश का दोस्तों आप लोग को यहाँ पर नाम बताना है। और साथ ही और क्वेश्चन बदल दे कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी। तो दोस्तों वो हुई थी आपको 1829 ईस्वी में। यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकता है, तैयार भी हो सकता है। तो याद रखना कहाँ पे, तो 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर क्वेश्चन किया है आप लोग से 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की जो संधि थी वो किस देश के साथ की गई थी। तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि वो जो देश था वो था आपका तुर्की। इसलिए यहाँ पर 55 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। 56 नंबर दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है आप लोग से किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र
राष्ट्र घोषित किया गया। यानी कि जो यूनान था वो पूरी तरीके से अब स्वतंत्र हो चुका था। इसके ऊपर दोस्तों किसी भी देश का दबाव नहीं था, किसी भी देश का यह बिल्कुल भी उपनिवेश नहीं था। ये दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से स्वतंत्र हो चुका था, इसका बिल्कुल अच्छी तरीके से एकीकरण हो चुका था। आपको दोस्तों वो वर्ष का नाम बताना है। तो मैं बता दूं कि 56 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1832 ईस्वी में यूनान पूरी तरीके से एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो गया था पूरे विश्व भर में। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर 57 और प्रश्न में आप लोग से पूछा जा रहा है 57 नंबर में कि निम्न में से बावेरिया के शासक कौन थे। तो दोस्तों बावेरिया के जो शासक थे वो थे दोस्तों ओटो थे। तो इसीलिए 57 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हई ओटो, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। 58 नंबर दोस्तों आप लोग से पूछा जा रहा है लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक निम्न में से कौन थे। आपको बताना है उनका नाम कि कौन थे जो लोकतांत्रिक विचारों के समर्थक थे। तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि जो कोसुत थे वही लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक थे। इसीलिए 58 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। 59 नंबर में दोस्तों आप लोग से यहाँ पूछा जा रहा है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। आपको दोस्तों उस देश का नाम बताना है कि जो चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था वो किस देश में किया गया था। तो दोस्तों 59 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंग्लैंड में ही ये जो आंदोलन है वो दोस्तों आपका संपादित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। कहाँ? तो इंग्लैंड में। चलते हैं 60 नंबर प्रश्न पर। देखिए 60 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि जो नेपोलियन संहिता था वो जिस वर्ष भी लागू की गई थी उस वर्ष का नाम है दोस्तों 1804, यानी कि 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता दोस्तों लागू की गई थी। इसलिए 60 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। 61 नंबर प्रश्न में दोस्तों हम लोग चलते हैं। देखिए इसमें कहा जा रहा है आप लोग से वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। यानी वियना कांग्रेस को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? वियना सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और जो वियना सम्मेलन है उसमें जो राष्ट्र था वो ऐसा कौन सा राष्ट्र था जो उसमें सम्मिलित था ही नहीं। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि वियना सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले जो राष्ट्र थे वो थे दोस्तों आपके ब्रिटेन, रूस, प्रसा, फ्रांस। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो आप ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं जर्मनी, ये बिल्कुल भी आपके वियना कांग्रेस यानी वियना सम्मेलन में से सम्मिलित नहीं था, यानी जर्मनी। इसीलिए हम लोग दोस्तों इसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो 62 नंबर दोस्तों हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। तो 62 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। ठीक है, यानी भाई पोलैंड के जो दोस्तों वहाँ के नागरिक थे उन्होंने विद्रोह करना शुरू किया था। यानी दोस्तों उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र रखने के लिए वो दोस्तों विद्रोह करना शुरू किए थे। तो उनके विद्रोह को जिसने कुचला था वो दोस्तों कौन सा देश था जिन्होंने इनके विद्रोह को कुचल के रख दिया था। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि 62 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रूस जो देश था उन्होंने पोलैंड के विद्रोह को कुचल कर रख दिया था। मतलब इस विद्रोह को बिल्कुल भी आगे बढ़ने नहीं दिया था। तो रूस को दोस्तों हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो 62 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। 63 नंबर में दोस्तों कहा जा रहा है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। यानी काफी प्रेरणादायक मोटिवेशनल रहा, आपको बताना है उस देश का नाम। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि यूरोप वासियों के लिए जिस देश का भी साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है वो दोस्तों देश है आपका यूनान। इसलिए 63 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, 64 नंबर दोस्तों आप लोग से कहा जा रहा है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। यानी आपको बताना है कि जो यूरोप का मरीज है ऐसा कौन सा देश है जिसे हम लोग यूरोप के मरीज के नाम से संबोधित करते हैं, या फिर उस समय उस देश को दोस्तों यूरोप के मरीज के नाम से संबोधित किया जाता था। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि यूरोप का जो मरीज है वो दोस्तों जो देश है वो कहलाने वाला है आपका तुर्की। यानी तुर्की कसम खा लिया था कि हम अपने यूरोप पर दोस्तों उस पर सत्ता उस पर हस्तक्षेप करेंगे ही करेंगे, उसे दोस्तों अपना उपनिवेश बना कर ही रखेंगे, उसे दोस्तों बिल्कुल भी हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में निखरने नहीं देंगे। यानी वो दोस्तों वो रुकिया चुका था, उसे दोस्तों मतलब जिद हो चुका था कि हमें यूरोप चाहिए तो चाहिए। यानी दोस्तों मेरे अंडर से यूरोप बिल्कुल भी बाहर नहीं होना चाहिए। तो 64 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तुर्की। 65 नंबर में दोस्तों आप लोग से पूछा जा रहा है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। आपको बताना है उस संघ का नाम। तो दोस्तों जो नेपोलियन थे ना उन्होंने जिस संघ की स्थापना किया था उस संघ का नाम था राइन संघ। क्या था? तो राइन संघ। इसलिए आपके 65 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग लास्ट प्रश्न पहुंच चुके हैं। आपका सारा
दोस्तों जो प्रश्न वो खत्म होने के कगार पर ही है। आइए हम लोग चलते हैं 66 नंबर प्रश्न पर। इसमें दोस्तों आप लोग से पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन से महान कवि यूनान की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गए। यानी वे आए थे यूनान की स्वतंत्रता पाने के लिए, ठीक है, यानी यूनान को स्वतंत्र कराने के लिए, और वो बेचारा यूनान को स्वतंत्र कराने के क्रम में ही यूनान में ही शहीद हो गए। तो उस महान जो दोस्तों कवि थे उनका नाम आपको बताना है। तो मैं बता दूं कि उस महान कवि का जो नाम है वो था लॉर्ड बायरन, यानी जो लॉर्ड बायरन ही है वही दोस्तों आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। निम्न में से किस सिटी के किले में पोप ने अपने आप को बंद कर लिया। ठीक है, आपको बताना है कि जिस सिटी के किले में पोप ने अपने आप को बंद किया था उस सिटी का दोस्तों आपको नाम बताना है। तो लंदन सिटी तो हो ही ना, अमेरिका सिटी तो हो ही ना, यूनान सिटी तो हो ही ना। तो दोस्तों 67 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कौन सा सिटी, तो वेटिकन सिटी। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके सारे के सारे जो क्वेश्चन थे पहले नंबर से रिलेटेड यूरोप में राष्ट्रवाद जो दोस्तों आपका अध्याय का नाम है वो सारा का सारा दोस्तों मेरे इस वीडियो के माध्यम से कवर हो चुका है। दोस्तों मैंने अपने पूरे जी जान से जितना दोस्तों मैंने अपने आप से दोस्तों अपनी समझ से जितना मुझसे हो सका मैंने दोस्तों आप लोग को मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले चैप्टर से निकालकर मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगर दोस्तों इन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से रिमेंबर कर लेते हैं, इन्हें याद कर लेते हैं, इन्हें अपने माइंड में दोस्तों इंटर कर लेते हैं, जो आपकी एग्जाम में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन होंगे वो दोस्तों बिल्कुल भी इससे बाहर नहीं होंगे। इसलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा। इसके आगे बाकी सब आंसर है। दोस्तों मैं इस PDF का जो लिंक है अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो दोस्तों वहां से आप लोग डाउनलोड करके इस PDF को दोस्तों आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अपने फोन में भी सेव कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप लोग प्रिंटर के माध्यम से आप लोग निकलवा भी सकते हैं। अगर जो बच्चे आप लोग मेरे PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर आपका जो PDF है वो डाउनलोड नहीं हो पाता है तो दोस्तों वहां पर दोस्तों जैसे ही आप मेरे PDF के लिंक को अगर आप क्लिक कीजिएगा तो वहां पर दोस्तों एक रिक्वेस्ट मांगेगा। तो वहां पर केवल दोस्तों आपको क्या करना है कि अपना केवल नाम डाल देना है और आपको दोस्तों बताना है कि आप कहां से हैं, अपना नाम और दोस्तों आपको बताना है कहां से है, और वो दोस्तों लिखकर आपको हमें सेंड कर देना है। मैं आपको दोस्तों और जैसे ही आप सेंड कीजिएगा ना वैसे दोस्तों मेरे पास मैसेज आ जाएगा और मैं क्या करूंगा कि आपको दोस्तों ड्राइव के माध्यम से मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा और आपके पास जो दोस्तों PDF है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपके पहले चैप्टर से संबंधित कुल जितने सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे के सारे दोस्तों कवर हो चुके हैं। बस आपका बस यही काम रहा कि आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरे इस वीडियो में दिए हुए कुल जितने सारे दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्न है पहले चैप्टर से लिए गए ये सारे के सारे दोस्तों आप लोग को पसंद आए हैं, मेरे बताने का तरीका आपको पसंद आया है, तो प्लीज दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।